ओके, हेलो एवरीवन। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स में आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे देखनी है इनकी, तो तीन तरह की बेसिक रिएक्शन है इनकी जो आपने स्टडी करनी है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड कौन सी है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, ये तीन टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो याद हो अगर ये इस तरह में टाइप हमने 11th में भी पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक एंड एलिमिनेशन। चलो स्टिल आप मैं दिखाऊंगी तो आपको ध्यान आ जाएगा क्या क्या था वो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम से थोड़ा समझते हैं। सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है, एक को हटाकर दूसरे को लगाना, है ना। एक चीज को मतलब कोई पहले से ऑलरेडी कोई चीज वहां पर थी उसको हटा दिया तुमने एंड कोई नई चीज वहां पर प्लेस कर दी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, उन्हें हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, वेयर एज इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दोनों टर्म याद होने चाहिए, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इसमें देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें समझना है, जो कार्बन और हेलोजन है। ठीक है, कार्बन हेलोजन जिनके बीच में बॉन्ड है हेलो एल्केन्स में। ठीक है, अब ये बॉन्ड कैसा हमने नीचे पढ़ा था, ये बॉन्ड है आपका पोलर, क्योंकि हेलोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत है ना एज कंपेयर टू कार्बन, है ना। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, हेलोजन के ऊपर। एक्स क्या डिनोट करता है यहाँ पर, हेलोजन को डिनोट कर रहा है, ग्रुप 17 एलिमेंट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कार्बन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से आता है तो वो क्या करेगा, वो इस हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ से कार्बन यहाँ पर लगा पड़ा है इसे हटा देगा। ठीक है, और खुद इसकी जगह आकर बैठ जाएगा, तभी तो हुआ ना सब्स्टिट्यूशन। पहले से ये था एक्स, इसको हटाया और न्यूक्लियोफाइल खुद उसी जगह आकर बैठा, है ना। तो ये आपका फिर फाइनल बॉन्ड किसी बीच में बन जाएगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। क्लियर, ओके। और ये हेलोजन आपका बाहर निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं फिर, हम जो ये हेलोजन निकला इसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये बाहर निकल गया है ना, ये बाहर निकल गया इसलिए इसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, ओके। और ये जो है न्यूक्लियोफाइल जिसने यहाँ पर आकर एक्स की जगह ली है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थी, ये कार्बन के पास आई और इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और हेलोजन को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर जो स्पीशीज जो इसे हेलोजन को रिप्लेस करेगी वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद यहाँ पर दिखा रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप करो, यह एल्काइल हैलाइड है कोई, अगर न्यूक्लियोफाइल से किसी से सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और एक्स बाहर निकल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर उन्होंने लेके दिखा रखा है, अगर ओ एच न्यूक्लियोफाइल हुआ तो आर क्या बन जाएगा, ओ एच एल्कोहल बन जाएगा। अगर H2O न्यूक्लियोफाइल हुआ तो भी आर ओ एच बनेगा। ठीक है, आर ओ एच बन जाएगा। या फिर अगर R-O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हुआ तो बस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की जगह ना इसको प्लेस करके देखते रहो, ROR- बन जाएगा जो कि ईथर है। सिमिलरली NH3 अमोनिया हुआ तो RNH2 बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको हल्का सा इस पे रिविजन कर देना। उसके बाद है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, जो कि हमने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था। एम्बिडेंट क्या होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास दो डोनर साइट्स होती हैं, बट एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही डोनर साइड से डोनेट करेंगे। जैसे कि साइनाइड है ना, ये इसके पास नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यू कैन सी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कार्बन भी दे सकता है, बट एट अ टाइम एट एनी इन एनी रिएक्शन एट अ टाइम या तो कार्बन देगा या नाइट्रोजन देगा, दोनों नहीं देते। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की यही खासियत होती है। तो साइनो के ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्यों पढ़ रहे हैं हम बताते हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना एग्जांपल 10.5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा गया है ये,
क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देखो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हेलो एल्केन्स रिएक्ट्स विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड्स, ठीक है, as main product, but AgCN forms isocyanide as the chief product, ठीक है। तो वो कहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे दिखाती हूँ कि अगर KCN के साथ रिएक्शन करेंगे या फिर करें AgCN के साथ, दो हैं आपके पास, किसकी करनी है, एल्काइल हैलाइड की, या फिर IUPAC के टर्म में हेलो एल्केन्स। एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम के लिए बोलते हैं, ठीक है, जैसे मिथाइल हैलाइड या मिथाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है। अदरवाइज आपको IUPAC नेम करना हो तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ओके, यहाँ पर भी RX आएगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्काइल साइनाइड बनता है, ठीक है, एल्काइल साइनाइड के यहाँ का RCN, ओके, और KX हो गया आपको बाहर, ये आपका अदर प्रोडक्ट है। सिमिलरली अगर आप AgCN के साथ रिएक्शन कराते हो तो बोलते हैं कि एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। आइसोसाइनाइड में क्या होता है, N से बॉन्डिंग होती है, ठीक है, NC प्लस AgX। तो ऐसा क्यों हुआ, इधर साइनाइड बना है और इधर आइसोसाइनाइड बना है। यू कैन सी ये एम्बिडेंट है, इसने यहाँ पर कार्बन के थ्रू डोनेटिंग करी है तो R का कार्बन से बॉन्ड बन गया एल्काइल चेन का, जबकि यहाँ पर AgCN के केस में इसने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो एल्काइल चेन का नाइट्रोजन से बॉन्ड बना है, ठीक है। तो इसलिए है, देखो फर्क कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे KCN है और यहाँ पर AgCN है, इसी चीज में फर्क है। तो दोनों को अगर आप देखो ना तो KCN जो है आपका आयनिक कंपाउंड है ऑलमोस्ट, है ना, KCN आपका आयनिक है क्योंकि पोटेशियम एल्कली मेटल है। पोटेशियम क्या है, एल्कली मेटल है, तो अगर आयनिक है तो मतलब पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक मिनट, और साइनाइड पे कैसा चार्ज रहेगा, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। जबकि AgCN कैसा है, AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। Ag जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, और इतने आपको पता है कि एल्कली और एल्केलाइन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आयनिक आयनिक बॉन्ड नहीं है सिल्वर और साइनो के बीच में, तो ये यू कैन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कर सकते हो, क्योंकि ऑल्दो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की सॉरी सिल्वर की कम होगी बीइंग अ मेटल, और नाइट्रोजन की ज्यादा होगी बीइंग अ नॉन मेटल। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ इस वाले केस में क्या होगा, क्योंकि साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है, फुल नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यही पोटेशियम से अटैच है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज अपना किसको दे सकता है, ये अपना नेगेटिव चार्ज, मैं इसको नीचे से लेके जा रही हूँ, नेगेटिव चार्ज आर चेन को ऑफर करेगा, और आर चेन क्या करेगी, हेलोजन से अपना बॉन्ड तोड़ देगी, ठीक है। तो देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आर एंड CN, तो आर एंड CN के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और KX बाहर निकल जाएगा। वेराज इन केस ऑफ AgCN नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इसने ये R को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रपोज करेगा और ये X बाहर निकलेगा, ठीक है। तो N ने किया है तो इसलिए RNC हो गया है, AgX हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, कटायन है, ये अनायन है, ठीक है। तो कार्बन साइनाइड है ना, तो C सीधा अटैच था यहाँ पर, तो C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, मतलब C ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो इसलिए C ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, है ना, R को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जबकि इन केस ऑफ नाइट यहाँ पर AgCN के केस में बॉन्ड कोवेलेंट है, तो यहाँ पर कंप्लीट चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड में तो पोलैरिटी कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखेंगे। नाइट्रोजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों में, सिल्वर कार्बन नाइट्रोजन में, ठीक है, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच करेगा किसको, एल्काइल को, है ना, तभी ये क्या करेगा, एल्काइल
नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा और ये X बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पर भी हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में ये एल्काइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहता है, हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव रहता है। ये जो R क्या है, ये कार्बन चेन है, ठीक है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पर जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अप्रोच करता है, ये भी देख लेना, ठीक है, ओके। इसलिए यहाँ पर साइनाइड बन रहा है एल्काइल, यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली कराया। तो आप आगे इसमें से रीड कर लेना कि कैसे लिखना है, और ये रिएक्शन लिख के दिखानी है वहां पर, ऐसा नहीं है। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ना SN2, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, ठीक है, बायोमोलिकुलर, ओके, तभी 2 है। अब देखो ये कैसे होगा, इसमें क्या है क्या नहीं। मान लो ये क्या है, C है, बीच में C है, CH3Cl है ना, क्लोरोमीथेन है ना। अगर इस क्लोरोमीथेन के पास कोई OH नेगेटिव आता है तो ये OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना। तो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आया तो ये क्या करेगा जी, SN2 में क्या होता है कि एक, अब पहले होगा कि जो OH नेगेटिव है ना, ये धीरे 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 अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करना शुरू करेगा इस कार्बन को, यहाँ पर जो ये कार्बन बैठा है, ठीक है, ओके। और ये कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन क्लोरीन के साथ धीरे धीरे अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो आपने देख रहे हो बीच में जो बना हुआ है, ये ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं हम इसे। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जब एक वो टाइम जब कार्बन का OH से बॉन्ड बन रहा है और क्लोरीन से बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि OH जो है इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है कार्बन के पास और कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा। तो ये ऐसे तो है नहीं कि सडनली आया और सडनली टूट गया, ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लो वैसा नहीं कि मतलब ये है कि पहले OH आ रहा है, पहले OH के साथ बॉन्ड बन रहा है धीरे धीरे, साथ ही साथ वो कार्बन क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा कि अब देखो ये OH किधर से आया, यहाँ से आया ना, इसके लेफ्ट साइड से आया है, लेफ्ट में ही अटैच होगा, है ना। तो ये देखो OH जो है इस मिथाइल ग्रुप के CH3 के लेफ्ट साइड में अटैच हो गया है ना, यहाँ पर, है ना, क्लियर। जबकि क्लोरीन अपना बाहर निकाल दिया इसने, है ना, क्लोरीन में कोई चक्कर है नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है, देखो यहाँ पर इस वाले में देखो आप, ये जो आपका हेलो एल्केन था, यहाँ पर जो क्लोरीन था वो कहाँ लगा हुआ था, वो यहाँ पर राइट साइड लगा हुआ था, है ना। क्लोरीन कहाँ लगा है, राइट साइड लगा है ना, राइट साइड। जबकि यहाँ पर OH वाले केस में OH कहाँ लगा है, OH लगा है आपका लेफ्ट साइड में, L है ना, लेफ्ट साइड में लगा, यहाँ पे राइट साइड में लगा था क्लोरीन, और जो नया न्यूक्लियोफाइल आया जिसने क्लोरीन को रिप्लेस किया दैट इज OH, वो लेफ्ट साइड में लगा। तो आपको लगता कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी हो गई है ना, इस मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी हो गई है। तो यस डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैं दिखा दूं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप समझो कि आप छाता लेकर जा रहे हो और बारिश आई है, हवा आई बहुत ज्यादा और छाता उल्टा हो गया, है ना। आप उस मॉलिक्यूल को वैसे ही इमेजिन कर सकते हो। तो जो SN2 रिएक्शन है, ठीक है, पहली बात तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट समझ गए ना, जिसमें कार्बन आपका साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ एंड आउटगोइंग लिविंग ग्रुप के साथ, वो बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है, या इस तरह के स्ट्रक्चर क्या होता है जो इनको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और ये अनस्टेबल होती है और इनको आइसोलेट भी नहीं किया जा सकता। आइसोलेट मतलब अलग से निकाल के नहीं दिखा नहीं सकते तुम कि हाँ ये ट्रांजिशन स्टेट थी, ठीक है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, ओके, क्लियर। तो अगर आप देखो ना ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है उसने 5 एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, ऑल्दो उसका कंप्लीट बॉन्ड नहीं है ना 5 एटम के साथ। ये देखो ये भी क्या दिखा रहा है आपको, ऊपर में दिखा देती हूँ इसमें थोड़ा, यहाँ पर ये कार्बन है सेंटर में, है ना, जो हमने येलो डॉट के कार्बन है, और सॉरी इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन तीनों के साथ इसके क्या है कंप्लीट बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ तो कंप्लीट बॉन्ड है,
बट क्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड पार्शियल ब्रेकिंग में है और OH के साथ इसका बॉन्ड पार्शियल फॉर्मेशन में है, ठीक है। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, बट ये 5 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनसे इन्होंने कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना रखा क्लोरीन और OH से। अच्छा, इसका क्या मतलब है, सॉलिड लाइन, ये डार्क कलर की लाइन है और यहाँ पर एक डॉट ब्रोकन लाइन दिख रही है इस वाले OH की तरफ, है ना। ये H ब्रोकन लाइन से अटैच है और ये H सॉलिड लाइन से अटैच है। इन दोनों में क्या फर्क है, अगर सॉलिड लाइन शो की है ये बोल्ड वाली, ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पर भी कर रखी है, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन क्या है, अबव द प्लेन, ठीक है, अबव द प्लेन है। और ये दूसरा हाइड्रोजन जो ब्रोकन लाइन से शो कर रखा है बॉन्ड जिसका, वो बिलो द प्लेन। जैसे मान लो अगर कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो आपका ये कार्बन जो एटम है और ये जो बाकी रिमेनिंग एटम्स हैं यहाँ पर, अगर मान लो वो एक पेपर के प्लेन में लाई करते हैं, कैसे लाई कर रहे हैं, एक पेपर के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन कहाँ होगा, ये उस पेपर के ऊपर की तरफ निकला होगा ये बॉन्ड, है ना, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ होगा, उस पेपर के नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसे हम प्लेन देखते हैं, ओके। उसके बाद देखो क्या करना है, कन्फिगरेशन थोड़े बारे में हम पढ़ लेते हैं, मिरर इमेजेस हमने देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना, अगर हमें कैसे चेक करना हो कि कोई दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं या नहीं, तो जनरली हम मिरर इमेज का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इसे मॉलिक्यूल पढ़ा है ना, ये वाला मॉलिक्यूल पढ़ा है, आपने इधर से मिरर लगाया, ये मिरर लगाया आपने, और यहाँ पर मिरर रखकर आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो, है ना। आप अपने घर पे भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मिरर सबके पास अवेलेबल है। छोटा मिरर यहाँ पर सेंटर में यहाँ पे से रख के देखो कि मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। फिर आप देखोगे कि देखो मिरर में जब आप इसे देखोगे, सी तो सेंटर में है तो सी सेंटर में दिखेगा और ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड भी है ना। अब देखो ये Cl मिरर की इस तरफ है ना, मिरर के पास है, तो यहाँ पे ये मिरर के पास वाली साइड होगा, है ना, इधर ड्रॉ होगा। अब I यहाँ पर है तो I इधर दिखेगा, और ये OH मिरर से दूर की तरफ था, है ना, मिरर यहाँ था, ये दूर तरफ है, तो ये वाला भी मिरर से दूर की तरफ ही आपको दिखेगा, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना होता है। अब यहाँ तो मैं अभी आप प्रैक्टिस के लिए मिरर लगा के देख सकते हो, बट अगर एग्जाम में देखना हुआ या कहीं और देखना हुआ तो आपको डेफिनेटली आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है, इसके लिए इमेजिनेशन चाहिए होगी। तो आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें कि मिरर इमेज कैसे देखते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा हमारे पास अभी रोल आने वाला है। अभी हम देखते हैं SN2 का इफेक्ट कैसे, रेट रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है SN2 रिएक्शंस में। रिएक्टिविटी का ऑर्डर का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हैं हमारे पास, है ना, देयर आर सो मेनी एल्काइल हैलाइड्स, है ना। तो कौन से वो एल्काइल हैलाइड हैं वो जो बड़ी जल्दी इस रिएक्शन में जाएंगे, और कौन से हैं जो इस रिएक्शन में जाना पसंद नहीं करेंगे SN2 में, और क्या इफेक्ट हो सकता है SN2 में रेट पर, तो मैं बता दूं आपको। देखो R X के पास लेफ्ट साइड से आया न्यूक्लियोफाइल, है ना, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर और हेलोजन पर है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, ओके। न्यूक्लियोफाइल ने दिया इसको इलेक्ट्रॉन और X के बाहर निकल गए, ओके। तो बॉन्ड किसके बीच में बन गया, न्यूक्लियोफाइल के और R के बीच में। एक तो लिखने का बड़ा झंझट है इस पे न्यूक्लियोफाइल एंड R के बीच में बन गया प्लस X नेगेटिव। अब इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट क्या थी, ट्रांजिशन स्टेट याद है ना, कि अगर मान लो ये R आपका CH3 है, R क्या है CH3, R कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी थी जी, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर था और कार्बन यहाँ पर था। अब देखो कार्बन का बाकियों के साथ कोई पंगा नहीं है, बाकी जो उसके क्या बोलते हैं एटम है तीनों हाइड्रोजन, उसके साथ वो कहीं आप इस रिएक्शन में उनका कोई लेना देना है नहीं, है ना। सिर्फ किसके साथ उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो हेलोजन के साथ तो उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और न्यूक्लियोफाइल के साथ उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। बाकी ये तीनों जो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ लगे हुए हैं, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको छेड़ना भी नहीं है, इनको एज इट इज आपने
ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर मेरा वो लिविंग ग्रुप था, सपोज करो X कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने ये डॉटेड लाइन क्यों शो कर रही हूँ, ठीक है, ये डॉटेड लाइन इसलिए शो कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ये ब्रोकन, ये डॉटेड लाइन ये शो करती है कि बॉन्ड या तो अंडर पार्शियल फॉर्मेशन है या फिर अंडर पार्शियल ब्रेकिंग में, ठीक है, ओके। तो इस पे रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये होता है कि नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड टर्शरी है या फिर सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी है ना। तो आप ये देखो यहाँ पर क्या कार्बन के आसपास क्राउडिंग हो रही है इस रिएक्शन में, SN2 में, हम SN2 पढ़ रहे हैं, SN2 में इस कार्बन के आसपास क्या हो रही है, क्राउडिंग हो रही है ना। अब देखो कोई भी जगह, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो क्राउडिंग में जाना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो अगर अगर तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जैसे कि यहाँ पर है CH3X, है ना, सो ये तो मिथाइल ही है। अगर ये प्राइमरी होता तो क्या होता है, यहाँ पर ये फर्दर A कार्बन से अटैच होता है ना, जो कि फर्दर क्या है, R क्या कोई और एल्काइल चेन है। अगर सेकेंडरी होता तो यहाँ पर ये किसी दूसरे एल्काइल से अटैच होता, अगर टर्शरी होता तो यहाँ पर ये किसी तीसरे एल्काइल से अटैच होता हाइड्रोजन की जगह, है ना। तो आप देखो कि अगर प्राइमरी होने से एक एल्काइल ग्रुप आ जाता, सेकेंडरी होने से 2 एल्काइल ग्रुप आ जाते, टर्शरी होने से 3 एल्काइल ग्रुप आ जाते यहाँ पर। तो अगर एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते तो क्या होता है, यहाँ पर क्राउडिंग होती डेफिनेटली, है ना। अगर एल्काइल ग्रुप में यहाँ पे लगा रही हूँ, हाइड्रोजन तो छोटा सा एटम है, हाइड्रोजन की जगह मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स डेफिनेटली वहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा बढ़ रही है ना, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा कि हमें क्राउडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब 5 कोऑर्डिनेटेड कार्बन है जो 5 बॉन्ड बनाकर बैठा है, तो इसको क्राउडिंग नहीं चाहिए। तो प्राइमरी के केस में ये ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, सेकेंडरी के केस में ये कम करेगा, ठीक है, और टर्शरी केस में सबसे लीस्ट कंफर्टेबल ये रहेगा। तो अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, तो SN2 का रिएक्शन का जो रेट है वो सबसे फास्ट होगा, सेकेंडरी होने पर कम होगा, और टर्शरी एल्काइल हैलाइड होने पर सबसे कम होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी चीज क्या होगी, चलो एल्काइल हैलाइड का नेचर देख लिया, R पार्ट का तो देख लिया हमने कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। एक्स पे डिपेंड करेगा, हाँ डेफिनेटली एक्स पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन एक्स पे डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। तो मैं बता दूं सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन है तो रिएक्शन का जो रेट है वो सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम होता है ब्रोमीन, और उससे भी कम होता है क्लोरीन, और सबसे कम होगा फ्लोरीन के साथ रेट, ठीक है। क्योंकि आयोडीन का देखो मुझे पता है ना आपको साइज बड़ा है, तो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा यहाँ पर, है ना। डिफरेंट पीरियड्स के एलिमेंट है ना, साइज डिफरेंस होने से क्या होता है, साइज डिफरेंट होने से बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती। तो आयोडीन बड़ी इजीली निकल जाएगा, ठीक है, उससे कम इजीली ब्रोमीन निकलेगा, उससे कम फ्लोरीन, और सबसे कम इजीली कौन निकलेगा, सबसे कम इजीली आपको निकलेगा फ्लोरीन। तो ये आपका लिविंग ग्रुप के लिए ऑर्डर है, ये ऑर्डर किसके लिए, लिविंग ग्रुप के लिए, और ये ऊपर वाला है एल्काइल चेन के लिए कि टर्शरी है या सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी है, ठीक है। तो इसमें मैंने दिखाया प्राइमरी का सबसे ज्यादा, सेकेंडरी का और टर्शरी का, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको क्राउडिंग करेगी वो यहाँ पर क्या करेगी, वो इस रिएक्शन के रेट को स्लो करेगी, है ना, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने दिखा भी रखा है, मिथाइल में सिंपल था, है ना, प्राइमरी में जब एक लग गया, एक में देखो 2 हाइड्रोजन तो यहीं पे वही है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन जगह कौन लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लग गया, है ना, क्लियर। और सेकेंडरी में एक और मिथाइल ग्रुप लग गया, ये वाला एक ये लग गया, है ना, यहाँ पर एक ये तो लगा ही हुआ था। टर्शरी वाले में देखो, टर्शरी वाले में तो 3 हो गए हैं, 1 2 3, तो कैसे देखो क्राउडिंग बढ़ रही है ना कार्बन के राउंड, जैसे जैसे कार्बन वो के अराउंड क्राउडिंग बढ़ेगी तो जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेटली प्राइमरी हैलाइड सबसे ज्यादा फास्ट रेट देगा, सेकेंडरी उससे कम, एंड टर्शरी हैलाइड उससे कम, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट कि एक तो इसमें इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और रिएक्शन 1 स्टेप में होती है, ठीक है, कि 1 स्टेप रिएक्शन है। 1 स्टेप मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ही रिएक्ट करेगा बस ट्रांजिशन स्टेट बनी और देन
फाइनली ये ब्रेक हो गया, ठीक है। ऐसा कोई ट्रांजिशन स्टेट कोई दूसरा स्टेप नहीं है, मतलब ये नहीं है कि ये वन स्टेप है, ये सेकंड वाला दूसरा स्टेप है, ये पूरी रिएक्शन वन स्टेप में हो रही है, ठीक है, क्लियर। और इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किस किस की? ये जो आपका यहाँ पर एल्काइल हैलाइड होगा गिवन, उसकी कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। रेट तो पता है ना हमको, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का जो रेट है दो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो मतलब वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है ना। पता है आपको कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा, इट विल फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बायोमोलिकुलर है, सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट स्टेप में होती है, ये भी याद रखना। और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें कार्बन 5 बॉन्ड बनाकर देखिएगा आपको, 5 या कार्बन कहो कि 5 एटम से सराउंडेड होगा, 5 मॉलिक्यूल से एटम से सराउंडेड होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और इन्वर्जन ऑफ कन्फर्मेशन मैंने बता दिया इसमें होगा, और रेट भी बता दिया, लिविंग ग्रुप का रेट भी बता दिया, और एल्काइल हैलाइड का भी बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ SN1 पर। SN1 में क्या होगा? तो पहली बात तो ये है कि एक तो जनरली ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ये टर्म याद रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक क्या होते हैं? देखो पोलर तो आपको पता है, जिन जो पोलर होते हैं ना, जिसमें पोल्स बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिनमें प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन रखते हैं, जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ओके। तो ये रिएक्शंस होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है SN1, ओके, यहाँ पर जो रेट है वो एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये नहीं है कि एल्काइल हैलाइड की भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, OH के भी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, और वो आपका यहाँ पर एल्काइल हैलाइड होगा। जो भी गिवन एल्काइल हैलाइड यहाँ पर होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उस पर ही इन रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो अगर रिएक्शन का रेट सिर्फ एक कंसंट्रेशन के पर डिपेंड कर रहा है, एक रिएक्टेंट की, तो इट मींस क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करेगा? ये जो SN1 रिएक्शंस हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चलो है वही है कि हेलोजन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये भी है ना। ऑल्दो ये SN2 एंड SN1 दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ अलग तरीके से हुआ था, SN1 में कुछ अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो SN1 में जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एक 2 स्टेप में, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में ये जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जो भी गिवन एल्काइल हैलाइड होगा, ये टूट कर, ठीक है, आयंस में चेंज हो जाएगा। मतलब ये C और Br का जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन का, वो बॉन्ड टूटेगा पहले। तो अगर कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटता है, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो नेगेटिव चार्ज आ गया ब्रोमीन पर और कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो यहाँ पर सेंटर में कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है? कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन। और ये तो आपका लिविंग ग्रुप है, नो डाउट। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन है आपका, ये 3 फर्दर कार्बन से अटैच है ना, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, और एक यहाँ पर इस कार्बन से अटैच है ना, 3 कार्बन से। ये मुझसे हाईलाइट नहीं हो रहा, तुम समझ जाओ, ठीक है। 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा कार्बोकैटायन हुआ? ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि फर्दर 3 कार्बन से अटैच था। तो ये हमारे पास, अगर हमारा इस तरह से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो SN1 में जाता है, तो पहले एक टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन बनता है, एंड देन एक ब्रोमीन नेगेटिव अनायन बनता है, ओके। फिर ये जो कैटायन है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये आपका OH क्या है? OH आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, OH के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पर देखो, तो देखो ये है C, मान लो यहाँ पर CH3 है, अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन बन गया, अब SN2 की तरह नहीं है यहाँ पर,
SN2 में आपने देखा था कि लिविंग ग्रुप के साथ उसका बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ था, है ना। जब OH जब न्यूक्लियोफाइल उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में आया था तो लिविंग ग्रुप के साथ उसका बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ था। आपने देखा था ना कि न्यूक्लियोफाइल के साथ वो पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा था, वेराज लिविंग ग्रुप के साथ वो पार्शियल ब्रेकिंग में जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर तो बॉन्ड पहले से टूट गया, ठीक है। क्यों टूट गया यहाँ पर? क्योंकि देखो जब ब्रोमीन अलग हुआ ना, ये कार्बोकटाइन बना है, ठीक है। ये कार्बोकटाइन बना है जो कि टर्शियरी कार्बोकटाइन है ना। तो टर्शियरी कार्बोकटाइन कैसे होते हैं? वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, आपको भी पता होगा। टर्शियरी कार्बोकटाइन अमंग एलिफेटिक जो भी चेन है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी, ठीक है। ओके, OH नेगेटिव जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे कैसे दे सकता है? या तो वो सामने से बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले इधर से, है ना, या फिर वो इस तरफ से आ जाए, यहाँ से भी तो आ सकता है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको सिमेट्रिक सा दिख रहा है ना, सिमेट्रिक है कि नहीं है? ठीक है, या तो OH नेगेटिव लेफ्ट साइड से आ जाए, चाहे या OH नेगेटिव राइट साइड से आ जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। यहाँ पर कोई क्राउडिंग नहीं है, इधर से आने से भी उसे कुछ क्राउडिंग नहीं मिल रही, यहाँ पर आने से भी उसे कोई क्राउडिंग नहीं मिल रही। तो क्या होगा भाई, ऐसे केस में क्या हो सकता है? फिर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो प्रोडक्ट कौन से? या तो देखो ये CH3, या तो OH यहाँ लग जाए, है ना। ये कौन सा केस है? अगर OH लेफ्ट साइड से आया है ना, अगर OH लेफ्ट साइड से आया तो OH लेफ्ट साइड में ही लगेगा, है ना। या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी होगी जब ये OH राइट से था तो C अगर राइट से OH आएगा तो ये राइट साइड में लग जाएगा, है ना। तो अगर आप दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करो, ये दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करो आप, अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो 50% हमारे पास फर्स्ट बनता है, ये मान लो ये फर्स्ट है, इसका नाम मैंने 1 दे दिया, तो इस रिएक्शन में 50% तो ये बनेगा, फर्स्ट आपका है, और 50% ही आपका सेकंड बनता है, ठीक है। 50% ही आपका सेकंड बनता है, सेकंड कंपाउंड आपका ये, जहाँ पर OH आपका राइट में लगा हुआ है, ठीक है। ओके, तो अगर आप इनिशियल कंपाउंड को कंपेयर करो इसके साथ, प्रोडक्ट को इनिशियल कंपाउंड से कंपेयर करो, लेट अस कंपेयर। देखो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ दिख रहा है आपको? ब्रोमीन आपको राइट साइड में लगा हुआ दिख रहा है, ऑल्दो इसका स्ट्रक्चर इन्होंने बना नहीं रखा, बट ऐसे सपोज करो कि ब्रोमीन राइट साइड में लगा हुआ है। तो अगर ब्रोमीन राइट साइड में लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर OH यहाँ पर OH लेफ्ट में लगा है ना, और इसमें OH राइट में लगा है, तो अगर ब्रोमीन राइट में था और OH भी राइट में है, तो हम इसे बोलते हैं, इस वाले केस को, सेकंड केस को क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रहा। जो लिविंग ग्रुप था वो भी राइट साइड में था, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया है वो भी राइट साइड में लग गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। जबकि फर्स्ट वाले में आप क्या बोलोगे? फर्स्ट वाले में हमने बोलेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जो कि SN2 में क्या होता था? SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होता था, ठीक है, रिटेंशन नहीं होता है उसमें। आपने देखा उसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है और वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का बनता है, ठीक है, क्लियर। जबकि SN1 में दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों का अमाउंट इक्वल बनता है, और जो पहला मतलब एक जो प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली वो इन्वर्जन में जाएगा, और एक जो प्रोडक्ट होगा वो रिटेंशन शो करेगा, ठीक है। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है एंड सेकंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट एंड टू के दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट एंड प्लस टू बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। जब इक्वल जितना रिटेंशन होता है उतना ही इन्वर्जन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर ये दो टू स्टेप रिएक्शन थी ना, स्टेप वन वो कह रहा है कि स्लोएस्ट स्टेप है, दोनों में से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? स्टेप वन है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है ब्रोमीन का यहाँ कार्बन से खुद ब खुद, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये स्लोएस्ट है, और आपको पता है अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है, नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, एक से ज्यादा स्टेप में परफॉर्म हो रही है, तो
जो स्लोएस्ट स्टेप का रेट होता है वही उस रिएक्शन का रेट माना जाता है ना, पता है ना, स्लोएस्ट स्टेप जो है वो रिएक्शन का रेट डिसाइड करेगा। क्योंकि अब वही वाली बात है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था काइनेटिक्स में, 5 बंदों की टीम है ना, और बोला है कि फाइनल पॉइंट पे जब 5 बंदे पहुंच जाएंगे तभी उसको हम मतलब बोलेंगे कि उन्होंने टास्क कंप्लीट कर लिया, जब 5 बंदे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर उनमें से एक बंदा स्लो है तो आपको जब तक वो स्लोएस्ट बंदा है वो जब तक फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंचता तब तक आप रेस नहीं जीत सकते ना, है ना, आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। सिमिलरली जब तक स्टेप 1 ही नहीं होगा तो स्टेप 2 क्या हो, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। स्टेप 2 ऑल तो फास्ट है बट स्टेप 1 जो है वो स्लोएस्ट है। अगर स्टेप 1 स्लो चल रहा है तो स्टेप 2 भी स्लो हो जाएगा उसके कंपेरेटिवली, है ना। वैसे स्टेप 2 फास्ट है, ये जल्दी हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये ही नहीं बनेगा, कार्बोकटाइन ही जल्दी नहीं बनेगा, तो OH नेगेटिव इस कार्बोकटाइन से जल्दी जल्दी रिएक्ट कैसे करेगा फिर, है ना। अगर ये जल्दी जल्दी बनेगा तभी तो OH नेगेटिव जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है स्टेप 1 पर। जितना जल्दी स्टेप 1 होगा उतनी फटाफट से ये OH रिएक्ट करके ये फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, ओके। उसके बाद रेट पर और बात करते हैं। रेट पर बात करते हैं कि कार्बो, अब देखो उसमें हमने एल्काइल हैलाइड का नेचर देखा था, है ना। SN2 में मैंने बताया था कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रेट देते हैं, सेकेंडरी उससे कम है, टर्शियरी उससे कम। SN1 में उल्टा होता है। SN1 में टर्शियरी हैलाइड का रेट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा रेट है टर्शियरी हैलाइड का, फिर सेकेंडरी का है, फिर प्राइमरी का है, सबसे लास्ट में आपका मिथाइल हैलाइड। ये सब इसका सबसे लोएस्ट है और इसका सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, ये किसके लिए दिखा रखा है, देखो SN1 के लिए दिखा रखा है। यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है ना एरो, एरो का मतलब इधर इंक्रीज दिखाया है, तो मतलब इसका हाईएस्ट है टर्शियरी हैलाइड का, और मिथाइल हैलाइड का सबसे कम है। किसके लिए, फॉर SN2 रिएक्शन, फॉर SN2। जबकि SN1 के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, SN1 के लिए इन्होंने एरो यहाँ पे दिखा रखा है, मतलब SN2 के लिए इन्होंने एरो इस तरफ दिखाया हुआ है। मतलब SN2 के केस में मिथाइल हैलाइड का सबसे फास्ट रेट होगा, उससे कम प्राइमरी का होगा, उससे कम सेकेंडरी का होगा, और टर्शियरी का सबसे कम होगा। तो SN1 में टर्शियरी हैलाइड सबसे फास्ट रेट क्यों दे रहा है, क्योंकि टर्शियरी हैलाइड से टर्शियरी कार्बोकटायन बनता है, और टर्शियरी कार्बोकटायन स्टेबल होता है आउट ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी है और मिथाइल। ठीक है, इन चारों में सबसे ज्यादा कौन है, टर्शियरी ही स्टेबल है। और जितना ज्यादा स्टेबल होता है आपका कार्बोकटाइन वो उतना जल्दी बन जाता है। ठीक है, जितना जल्दी कार्बोकटाइन बनेगा उतनी जल्दी OH नेगेटिव उससे रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर कि एक लाइन और लिख रखी है कि एल्काइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स show high reactivity towards the SN1. What are allylic and benzylic position, मैंने बताया था आपको। डबल बॉन्ड से अगर नेक्स्ट कार्बन पर, यहाँ पर दिखाती हूँ, डबल बॉन्ड से अगर नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन अटैच है तो वो अलाइलिक है। अगर बेंजीन रिंग के से नेक्स्ट कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उस पर हेलोजन अटैच है तो वो क्या होगा, वो बेंजाइलिक होगा। ठीक है, जैसे कि डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है ना, इससे नेक्स्ट कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम आ गया, सपोज करो CH2, और इससे हेलोजन अटैच है, दिस इज वन, तो ये आपका अलाइलिक हैलाइड हो गया, है ना। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन, ये वाली पोजीशन जिसमें मैंने स्टार कर दिया, ओके। अब देखो अगर यहाँ पर ये जो रिएक्शन है अलाइलिक हैलाइड और जो बेंजाइलिक हैलाइड है ये भी SN1 में जाएंगे। ठीक है, SN1 में जाएंगे मतलब यहाँ पर कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। अगर यहाँ पर कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होता है, देखो स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि कैसे वो कार्बोकटाइन स्टेबल है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, है ना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, ये पॉजिटिव लिखा भाई, और प्लस क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा X नेगेटिव, X नेगेटिव, ओके। ये इस पे पॉजिटिव है, उस पे नेगेटिव। अब देखो ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये फर्दर एक ही तो कार्बन से अटैच है और किसी से तो अटैच नहीं है, तो मतलब ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि प्राइमरी कार्बोकटाइन है, लग रहा है कि नहीं लग रहा। और हमने तो पढ़ा है कि SN1 में टर्शरी जो कार्बोकटाइन है वो सबसे फास्ट रेट देगा और सेकेंडरी उससे कम
और प्राइमरी सबसे कम, प्राइमरी से SN1 में जाना प्रेफर ही नहीं करेगा, उसका रेट इतना कम होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन कैसे चला गया रिएक्शन में, इसकी स्टेबिलिटी का कारण कुछ और है। क्या कारण है, यहाँ पर है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब देखो इसकी नेक्स्ट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, इसके नेक्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है एक डबल बॉन्ड। ठीक है, जो कि पाई बॉन्ड है। ठीक है, डेफिनेटली ये क्या कर सकता है, ये अपने ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2। आपने रेजोनेंस देखा ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रहा है इसमें। ठीक है, इसलिए ये सबसे ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, क्योंकि जब जब कार्बन डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, डिस्पर्जन मतलब फैलना, कार्बन चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज जो है चाहे नेगेटिव चार्ज है, अगर एक ही एटम पर पड़ा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, उससे इतनी स्टेबिलिटी नहीं आती। अगर आपका चार्ज जो है वो ओवर द स्ट्रक्चर मूव करता है, जैसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो वहां पर स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी वजह से ये जो अलाइलिक हलाइड है, अलाइलिक हलाइड, ठीक है, ये आपका क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो बेंजाइलिक के केस में क्या होगा, CH2 यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी होगी, है ना। मैंने वही तो कहा, बेंजाइलिक कौन सा है, बेंजीन से नेक्स्ट जो सेकंड नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक है, इसके साथ X अटैच होगा यहाँ पर, मान लो ये X टूट गया है ना, X निकल गया यहाँ से, है ना, तो इस CH2 पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये कितना स्टेबल होगा ना, ये इसको दे देगा, ये इसको देगा, और ये इसको देगा, और ऐसे देयर सो मेनी स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना, 5-6 तो बन ही जाएंगे, है ना। बना के देखना, 4-5 तो आराम से बनेंगे। बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाने सीखे हैं। अभी सिमिलरली देखो यहाँ पे बना, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसने इसको दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, फिर इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ ओवर द स्ट्रक्चर मूव कर रहा है एंड स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, इसलिए अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हलाइड्स जो हैं वो उनकी SN1 रिएक्शन की तरफ काफ़ी हाई रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, ओके। और लिविंग ग्रुप का तो मैंने बताया था आपको, अगर लिविंग ग्रुप के हिसाब से ऑर्डर चेक करना है तो आयोडीन वाले का सबसे ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का कम होगा, क्लोरीन का उससे कम होगा, और फ्लोरीन का सबसे कम होगा। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SN1 SN2, तो के बिना तो चैप्टर अधूरा है। ठीक है, समझो, तो इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, लिखवा लो तुम मुझसे, इसे ना क्वेश्चन आए से हो ही नहीं सकता। तो जिससे क्वेश्चन आया हुआ ये 10.6 से क्वेश्चन है, इसको करो। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, कौन है फास्टर जाएगा, ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा। दूसरा पेयर दिया है कि ये जाएगा या ये जाएगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कार्बन किससे अटैच है, ये इस क्लोरीन किससे अटैच है, एक ऐसे कार्बन से अटैच है ना, जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। इस सर्कल में शो कर रही हूँ ना आपको, ये जो कार्बन था, ये जो सेंटर वाला, ये इस वाले कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हैलोजन है वो इस कार्बन से अटैच है ना, और ये जो कार्बन है ये वाला, ये एक ही कार्बन से अटैच है फर्दर, है ना, यहाँ पर एक जो कार्बन होगा उससे ये अटैच है। तो मतलब ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ना। आपको ये समझ में आएगा कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। और उन्होंने किसके तरफ पूछा रिएक्शन का रेट, SN2 की तरफ पूछा, ये भी देख लेना, SN1 पूछ रहे हैं, SN2 पूछ रहे हैं। तो SN2 में आपको पता है, SN2 में रेट प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता था, सेकेंडरी का कम होता था, और टर्शरी का सबसे कम होता था। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है वो आपका फास्टर रेट में जाएगा, मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड है यही तो प्राइमरी था, है ना, ये आपका इसका रेट फास्ट होगा। ठीक है, ये जाएगा फास्टर रिएक्शन में। ठीक है, ये वाला, ओके। अब इसमें देखो यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पर क्लोरीन है,
और तो कोई डिफरेंस है नहीं। एल्काइल चेन है जो सेम, यहाँ पर एल्काइल चेन क्या सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो मतलब रेट किस पे डिपेंड कर जाएगा, अगर एल्काइल चेन सेम है, लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, तो मतलब रेट लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है ना। एल्काइल चेन पे तो डिपेंड कर नहीं पाएगा, दोनों में सेम ही तो है। ओके, तो आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, दैट इज वाई मैंने बता दिया था आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, इसलिए इजिली निकल जाता है, इसलिए आयोडीन वाले कंपाउंड में रेट SN2 रिएक्शन का फास्ट होगा और क्लोरीन वाले में कम होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन फॉर आइसोमर्स दे रखे हैं आपको, आप इसमें करो इसको और मुझे बताना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो ये जो टर्शरी है, यहाँ पर ये जो है टर्शरी है, ये जो है इसमें दो एल्काइल चेन की सेकेंडरी कार्बोकटाइन है बनेगा, इसका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ये, सॉरी, और ये जो है आपका दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, डिफरेंस है पर दोनों में, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो है पहले वाले केस में यहाँ पर दोनों जो है वो एक हाइड्रोजन लगा है इसके साथ और दो बेंजाइल रिंग है, फिनाइल रिंग है, सॉरी बेंजाइल रिंग फिनाइल है C6H5। सिमिलरली यहाँ पर CH है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक फिनाइल है और एक मिथाइल है, ठीक है। ओके, इस वाले में बताओ, इसमें ब्रोमीन CH2 से अटैच है, CH2 आगे C6H5 से अटैच है, मतलब ये कौन सा कार्बन है, एक बेंजाइलिक कार्बन है ना, बेंजीन रिंग से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, तो बेंजाइलिक होता है। ये भी बेंजाइलिक है बट ये दो रिंग का बेंजाइलिक है ना, ये भी मतलब C6H5 है, ये भी 6H5 है, यहाँ पर ये भी बेंजाइलिक है बट इसके साथ CH3H लगा है, और नेक्स्ट वन भी बेंजाइलिक है बट यहाँ पर ये जो कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन ये टर्शरी है, क्योंकि दो बेंजीन रंग लगी है, तीसरा आपका CH3 लगा है। आपसे रिएक्शन पूछा है SN1 एंड SN2 के लिए, दोनों के लिए बताना है तुमको, तो इसको थोड़ा करके देखो प्रैक्टिस, ठीक है, फिर पता चलेगा। अब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ठीक है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हमने देखना होता है कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी पता है ना, ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इधर लेफ्ट या राइट में रोटेट करे, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। आपने अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कोई कंपाउंड रोटेट करता है या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, तो उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। अगर तो वो राइट की तरफ रोटेट करता है ना, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। ओके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, और बोलते हैं डी फोम, ठीक है, और डी फोम भी बोल देते हैं इसको। ओके, या फिर अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, लेफ्ट की तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, तो उसे बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी। लीवो मतलब ही लेफ्ट होता है, डेक्स्ट्रो मतलब भी, ये ग्रीक वर्ड है ना, डेक्स्ट्रो लीवो, है ना, तो इन ग्रीक लैंग्वेज में डेक्स्ट्रो मतलब राइट और लीवो मतलब लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट में रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी, अगर राइट में रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एल फोम। और यहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव साइन, और डेक्स्ट्रो के लिए हम दिखाएंगे पॉजिटिव साइन, ठीक है, क्लियर। तो अगर कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी फॉर्म में है, या फिर बोलूँ पॉजिटिव रोटेशन है, तीनों में मतलब बात एक है, अगर आपको पॉजिटिव लिखा दिख रहा है या फिर डी फॉर्म लिखा है या फिर लिखा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो समझ जाओ वो प्लेनो पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर रहा है। अगर आपको एल फॉर्म लिखा हुआ दिखता है कंपाउंड के आगे, या फिर नेगेटिव साइन दिखाता है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन का, ठीक है, या फिर लीवो रोटेटरी लिखता है, तो आप समझ जाओ कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डेक्स्ट्रो एंड लीवो है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना है प्लेन ऑफ पोलराइज को लेफ्ट या राइट में रोटेट करने का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ऑल्दो ये आपसे मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करना नहीं, ऐसे नहीं पूछते, बट इस पर क्वेश्चन जैसे आएगा मैं दिखाऊंगी अभी, ये सिर्फ SN2 में ही इन्वॉल्व होगा। फिर है व्हाट इज एसिमेट्री एंड कायरलिटी एंड एनांशियोमर्स, है ना, क्या होते हैं एनांशियोमर्स, एसिमेट्री, कायरलिटी। देखो कायरल जो वर्ड है ना बेटा, वो हैंड से आया, दिखाऊंगी आपको एक हैंड इमेज, यस, कायरलिटी, ठीक है। जैसे हाथ से आया ये वर्ड कायरल, ठीक है। अगर आप हाथ को मिरर में देखो, है ना,
ये एक हैंड है आपका, सपोज करो लेफ्ट हैंड है, इसको आपने मिरर में देखा, तो मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना, क्लियर। अगर आप इस राइट, ये जो मिरर इमेज है, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो कि आपने इसको उठाया मिरर इमेज को यहाँ से और इसके ऊपर रख दिया, इस वाले के ऊपर, ये जो आपका है ये वाला, इसके ऊपर रख दिया आपने, है तो ये जो हाथ है ना, तो क्या होगा, आप क्या उंगलियां उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, मतलब क्या जैसे इंडेक्स फिंगर के ऊपर इंडेक्स फिंगर ओवरलैप कर रही है, थंब के ऊपर थंब ओवरलैप कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, आप अपने आप साथ से इमेजिन कर सकते हो। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराते हो, ठीक है, तो उनकी जो फिंगर्स है आप देखना कि मैच नहीं करती है, किसी इंडेक्स की किसी की फर्स्ट फिंगर फोर्थ से अटैच के है, किसी की फोर्थ फर्स्ट से अटैच है, थंब अलग अलग जाएगा। सिमिलरली पैर का भी ऐसा रहता है, अगर आप पैर को भी ऐसे इमेज को एक दूसरे के ऊपर उठा के रखो तो वो इसके बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये जो ओवरलैपिंग मैं कह रही हूँ ना, एग्जैक्टली ओवरलैप करना, इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज, इसे हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज है, ठीक है। जैसे ये सर्कल है यहाँ पर, स्फीयर है कोई, अगर इसकी मिरर इमेज भी क्या हुई, एक स्फीयर हो गई, अगर मैं स्फीयर को इसके ऊपर उठा के रख दूँ तो बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा ना प्रॉपरली, है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सुपर इम्पोज कर रहा है। जैसे ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर है, ये आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है ना एकदम, इसी मिरर इमेज, इसको आप यहाँ पे उठा के इसके ऊपर रखो, अगर बिल्कुल ये इसके बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके नीचे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी है ना, क्लियर। बट यहाँ पर ये आइडेंटिकल नहीं बन रहे, ये आइडेंटिकल मिरर इमेजेस नहीं है, ये सुपर इम्पोज नहीं करती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये क्या है, ये हैंड, ये जो फूट की इमेजेस हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, जबकि ये जो इमेजेस हैं इधर वाली, यहाँ पर राइट साइड में ये जो ग्लास और ये स्फीयर बना है, ये सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो जो सुपर इम्पोजेबल होती हैं मिरर इमेजेस, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कायरल, याद रखना, उन्हें नॉन कायरल बोलते हैं, ये कायरल नहीं होती, और इसे हम एक और वर्ड बोलते हैं अकायरल, ये देखो अकायरल, ए कायरल, ठीक है, ए लगा, ए कायरल। जबकि सुपर इम्पोजेबल जो नॉन सुपर इम्पोजेबल जो मिरर इमेजेस होती हैं, जैसे हाथ या पैर की हैं, इन्हें हम बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स या कायरल सब्सटेंस, ठीक है, कायरल, ओके। और ये जो प्रॉपर्टी है, किसी सब्सटेंस को अगर कायरल बन रहा है, मतलब किसी की मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कायरलिटी बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। और एक बात याद रखना, जो ये कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, ओके। जबकि एक कायरल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये क्या होंगे, हाथ है पैर जैसे जो सब्सटेंस, मतलब कंपाउंड होंगे, केमिकल कंपाउंड, जिनकी मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, वो कैसे होंगे, वो आपके ऑप्टिकली कायरल तो होंगे बट वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, क्योंकि कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि वो प्लेनो पोलराइज लाइट को या तो वो लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं या वो राइट में रोटेट कर सकते हैं, मतलब या वो लीवो हो सकते हैं या फिर वो डिक्स्ट्रो हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है। जबकि नॉन जो ए कायरल है या फिर नॉन सुपर, जो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, ये आपके क्या करती है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं। अगर आप इन सब्सटेंस में से कोई प्लेनो पोलराइज लाइट लेके जाते हो तो वो ना तो लेफ्ट में रोटेट करेगा ना राइट में रोटेट करेगा, प्लेनो पोलराइज रोटेट करेगा ही नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव में। तो ए कायरल कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जबकि कायरल ऑब्जेक्ट्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देखो इन्होंने एग्जांपल लेके दिखा भी रखा है, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल का एग्जांपल है, इसकी मिरर इमेज बनाई है, ये OH है ना, इधर OH था इधर OH है ना, AB, ओके। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें प्रोपेन टू ओल में अगर आप देखो यहाँ पर ये अगर दो सब्सटेंस सेम है, ये CH3 सेम है, यहाँ पे CH3 है, दोनों दोनों में क्या CH3 CH3 है, अगर किसी कार्बन पर दो सब्सटेंस सेम है, ठीक है, तो वो हमेशा कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा, वो आपका कभी भी वो आपका एक कायरल मॉलिक्यूल बनाएगा, क्योंकि वहां पर सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। सिमेट्री इन द सेंस कि
देखो ये जो दो मॉलिक्यूल अगर सेम है, दो जो सब्स्टिट्यूट है कार्बन के साथ अटैच है वो सेम है, कोई भी हो, जैसे यहाँ पे मिथाइल सेम है, ठीक है, ओके, तो हम ये मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, हम इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इसका एक आइसोमर को हम दूसरे आइसोमर में चेंज कर सकते हैं बाय रोटेशन अराउंड सम एक्सिस, या फिर या तो किसी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड एक्सिस के अराउंड अगर हम रोटेट करें तो ये जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल बिल्कुल बन सकता है। जैसे कि ये है, इसकी मिरर इमेज ये बनी, आप समझने के लिए देखो, इसकी मिरर इमेज ये बनी है ना, प्रोपेन टू होल की। पर अगर ये कहता है मैं इसको रोटेट करूँ 180 डिग्री, किस एक्सिस के लोग, इसी एक्सिस के लोग वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये जो एक्सिस जा रही है ना स्ट्रेट, ऊपर से भी दिखा रखे हैं इसमें, ठीक है, इस एक्सिस के लोग वो क्या कर रहा है, इसको रोटेट करना चाह रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 180 रोटेट करेगा तो क्या होगा, ओ एच जो आया था वो कहाँ चला जाएगा, रोटेट होके इस तरफ आ जाएगा। रोटेशन कहाँ हो रही है, देखो इस डायरेक्शन में हो रही है, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है ना, ये है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आ गया ओ एच यहाँ पर, और बाकी जो मॉलिक्यूल के ये वाले थे, इधर वाले सब्सटेंस थे वो इस तरफ आ जाएंगे, रोटेशन कर दिया ना, ओके। तो रोटेशन से देखो जो ऑब्जेक्ट आया सी, अब देखो सी और ए क्या है, एकदम आइडेंटिकल है एक दूसरे के ना, एकदम आइडेंटिकल है ना, इसके भी सी एच थ्री लेफ्ट में है और इसका ओ एच राइट में है, उसका भी ओ एच राइट में है। तो ए एंड सी जब अगर आइडेंटिकल हो गए तो मतलब इनकी मिरर इमेजेस क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, है ना, डेफिनेटली सुपर इम्पोज करेंगी, मतलब ये एक कायरल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ओके। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि कार्बन, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, कार्बन से जो दो सब्सटेंस अटैच हैं वो सेम है, तो वो हमेशा एक कायरल मॉलिक्यूल ही जनरेट करेगा, कायरल जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, ओके। ये जो हमने सिमेट्री चेक करी ना, हम अक्सर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड अगर हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल मिलता है वो एग्जैक्टली सेम होता है अगर, तो हम ये बोलते हैं कि ये जो दोनों हैं ए एंड सी हैं, ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम ही है, ओके, या फिर ए एंड बी, ठीक है। अगर रोटेशन से नहीं मिल पा रहा है वो मॉलिक्यूल से, तो इसका मतलब वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ओके। यहाँ पर ये ए और बी क्या है, सेम ही है, क्योंकि बी को जब रोटेट किया और सी मिला हमें रोटेट करने पर, जिसको हमने सी नाम दिया है, तो देखा कि रोटेट करने पर ये बिल्कुल ए के जैसा बन गया है 180 डिग्री रोटेट करने पर, इसका मतलब क्या है, ए एंड सी क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तीनों सब्सटेंस डिफरेंट है, कार्बन के साथ जो लगे हैं सब्सटेंस डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, ब्यूटेन टू ओ, इसकी मिरर इमेज देखी, ये बन गई है ना ब्यूटेन टू ओ ई जो है। अगर आप इसको रोटेट भी करो ना, आप इसको रोटेट करो, देखो रोटेट किया आपने 180 डिग्री इसको, तो कैसे रोटेट होगा, देखो इन्होंने दिखा रखी रोटेटेड मिरर इमेजेस, सी एच यहाँ दिख रहा है, सी एच थ्री यहाँ दिख रहा है और सी टू एच फाइव पीछे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या ये और ये सेम है, डी एंड एफ सेम है, देखो यहाँ पर सी एच थ्री जो है वो बिलो दी प्लेन है, यहाँ पर सी एच थ्री अबव दी प्लेन है, यहाँ पर सी टू एच फाइव अबव दी प्लेन है, यहाँ पर सी टू एच फाइव बिलो दी प्लेन है, ठीक है, मतलब डी एंड एफ एक दूसरे के क्या है, मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो कैसी मिरर इमेजेस होंगी, कैसी मिरर इमेजेस होंगी अगर आइडेंटिकल नहीं है, सोचो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है ना, अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं, मतलब ये कायरल है, ये कैसा कंपाउंड है, ये कायरल कंपाउंड है, क्योंकि जिसके पास जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है वो कायरल होता है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी, बाकी हम कल करेंगे।